नमस्कार दोस्तों, आज हम बारे में और ऊँट के प्रबंधन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, ऊँट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमल। क्या बोलते हैं? केमल। तो ऊँट के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमारे विश्व में दो प्रकार के ऊँट पाए जाते हैं। एक तो होता है एक कुबड़ वाला ऊँट, और एक होता है दो कुबड़ वाला ऊँट। एक कुबड़ वाला ऊँट और दो कुबड़ वाला ऊँट। जो एक कुबड़ वाला ऊँट होता है वो कहाँ पाया जाता है? अपने भारत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। और जो दो कुबड़ वाले ऊँट होते हैं वो पाए जाते हैं लद्दाख। कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में। तो ध्यान रखना है, एक कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं भारत में और दो कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं लद्दाख में। फिर इसके बाद में बात करते हैं जूलॉजिकल नेम। तो जो एक कुबड़ वाला ऊँट होता है वो होता है कैमेलस डोमेडिलियस। क्या होता है? कैमेलस डोमेडिलियस। और जो दो कुबड़ वाला ऊँट होता है वो होता है कैमेलस बैक्टीरियन। कैमेलस बैक्टीरियन। फिर इसके बारे में बात करें, इसकी फैमिली। तो ऊँट की फैमिली होती है कैमेलिडी। क्या होती है? कैमेलिडी। ध्यान रखना है। और इसकी भी फैमिली क्या होती है? कैमेलिडी। दोनों की फैमिली क्या होती है? कैमेलिडी होती है। फिर बात करते हैं गुणसूत्र संख्या। गुणसूत्र संख्या, तो गुणसूत्र संख्या होती है ऊँट में 76। कितनी होती है? 76। और इसी में भी कितनी होती है? 74। तो ध्यान रख रहा है, क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है? 12 बराबर 76 होती है। इसके बाद में आप बात करते हैं, ये तो हो गया ऊँट का क्लासिफिकेशन। दो प्रकार के ऊँट पाए जाते हैं, एक कुबड़ वाला ऊँट भारत में पाया जाता है और दो कुबड़ वाला ऊँट कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में पाया जाता है। एक कुबड़ वाले ऊँट का नाम है कैमेलस डोमेडिलियस और दो कुबड़ वाले ऊँट का नाम है कैमेलस बैक्टीरियन। अब बात करते हैं ऊँट के बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऊँट लाने का शहरी। भारत में ऊँट लाने का शहरी, भारत में ऊँट लाने का शहरी। भारत में सबसे पहले ऊँट लेकर आया था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। बाद में ऊँट लाने का शहरी किसको दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। अब इसके बाद में बात करते हैं, जो ऊँट पालक जाति होती है, ऊँट पालक जाति, ऊँट पालक जाति कौन सी होती है? रेबारिया रायका। कौन सी जाति थी? रेबारिया रायका को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत में ऊँट कहाँ पाए जाते हैं और कितने पाए जाते हैं। तो भारत में ऊँट पाए जाते हैं सबसे ज्यादा कहाँ? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं भारत में? पंजाब, हरियाणा,
भारत में सर्वाधिक ऊंट 4 राज्यों में पाए जाते हैं, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और गुजरात में। फिर बात करते हैं भारत में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं भारत में कहाँ? राजस्थान में। और भारत के राजस्थान में कितने % ऊंट पाए जाते हैं? 79%। ध्यान रखना है कितने %? सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं भारत के। और कितने % पाए जाते हैं? 79%। अब बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। जैसलमेर में पाए जाते हैं। और जैसलमेर के बाद में जोधपुर में। कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर और जोधपुर में। और शायद सबसे कम पाए जाते हैं प्रतापगढ़ में। कहाँ पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना। और जैसलमेर के जो 1-2 गांव है वो ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर का एक गांव होता है नाचना, जो ऊंट की जातियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। जोधपुर, जैसलमेर का तो होता है नाचना और जोधपुर का होता है गोमट। इनके जो ऊंट होते हैं वो विश्व भर में प्रसिद्ध होते हैं। अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं ऊंट के प्रबंधन के बारे में। ऊंट के प्रबंधन के बारे में आपको बता ही दिया। ऊंट पालक जाति कौन सी होती है? रेपारी और रायका। इसके बाद में बात करते हैं ऊंट की आयु। ऊंट की आयु, तो दोस्तों ऊंट की आयु कितनी होती है? 35 से कितनी? 40 वर्ष। तो ध्यान रखना है, ऊंट की आयु होती है 35 से 40 वर्ष। अब बात करते हैं ऊंट की प्रजनन योग्य आयु। ऊंट की प्रजनन योग्य आयु ऊंट की प्रजनन योग्य आयु में नर की तो होती है 5 से 6 वर्ष। 5 से 6 वर्ष। और मादा की होती है 3 से 4 वर्ष। 3 से 4 वर्ष। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन 2000 सुपरवाइजर 2012 में आया था। तो आयु का भी आपको, प्रजनन योग्य आयु का भी आपको ध्यान होना चाहिए। फिर बात करते हैं जो प्रजनन में काम आने वाले नर ऊंट होते हैं। प्रजनन में काम आने वाले नर ऊंट, उसे क्या बोलते हैं? माही। क्या बोलते हैं? माही। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो प्रजनन में काम आने वाले ऊंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? माही के नाम से बोलते हैं। फिर बात करते हैं ऊंट को मध्य में आने को क्या कहते हैं? ऊंट का मध्य में आना क्या कहलाता है? रट या मस्त। रट या मस्त। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं ऊंट के मध्य में आने को? रट या मस्त। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं जो ऊंट का बछड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? ऊंट का बछड़ा उसे बोलते हैं हमारे सामान्य भाषा में या ग्रामीण भाषा में टोल्टिया। क्या बोलते हैं? टोल्टिया। इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जो सवारी के लिए काम में ले जाने वाले वो सवारी ऊंट, और बोझा ढोने वाले ऊंट को क्या बोलते हैं? लद्दू ऊंट। इसका भी आपको ध्यान रखना है, लद्दू ऊंट। फिर इसके बाद में बात करते हैं ऊंट प्रजनन प्रबंधन के बारे में बात करी थी। अब बात करते हैं
ऊंट को स्थान की आवश्यकता, ऊंट को स्थान की आवश्यकता, तो ऊंट को स्थान की आवश्यकता होती है 75 से 100 वर्ग मीटर स्क्वायर। कितनी आवश्यकता होती है? 75 से 100 वर्ग मीटर स्क्वायर। फिर बात करते हैं ऊंट को नमक की आवश्यकता, प्रतिदिन नमक की आवश्यकता, प्रतिदिन ऊंट को नमक की आवश्यकता होती है 75 से 100 ग्राम। कितनी? 75 से 100 ग्राम। तो ध्यान रखना है, ऊंट को प्रतिदिन नमक की आवश्यकता पड़ती है, वो पड़ती है 75 से 100 ग्राम। इसके बाद में बात करते हैं ऊंट को चढ़ने के लिए, खुला चढ़ने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होती है। अगर ऊंट को खुला चढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो उसकी शारीरिक स्थिति अच्छी रहती है, और जो चढ़ने के लिए स्थान दिया जाता है, स्थान क्या, जो चढ़ने के लिए जो घंटे दिए जाते हैं या उनको कितने घंटे की आवश्यकता होती है, तो उसको 6 से 8 घंटे की आवश्यकता, ऊंट को चलने के लिए 6 से 8 घंटे की आवश्यकता होती है। फिर बात करते हैं ऊंट, ऊंट का पानी कितना पीता है ऊंट, पानी की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता। तो दोस्तों ऊंट को पानी की आवश्यकता होती है 18 से 36 लीटर, 18 से 36 लीटर। ऊंट को 18 से 36 लीटर की तो आवश्यकता होती है, बाकी ऊंट एक बार में कितना पानी पी जाता है, एक बार में 130 से 135 लीटर पानी पी जाता है। तो ध्यान रखना है इसका, ऊंट एक बार में 130 से 35 लीटर पानी पी जाता है, तभी तो ये 5-5, 6-6 दिन तक पानी पिए रह सकते हैं। फिर बात करते हैं जो ऊंट की आरबीसी होती है, क्या, आरबीसी, जो ऊंट की आरबीसी होती है वो 240 गुना या 240% बढ़ जाती है, इतनी कैपेसिटी होती है उसमें। जबकि जो अन्य होते हैं उसकी 130% बढ़ने पर फट जाती है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। ऊंट की जो आरबीसी होती है वो 240% तक बढ़ जाती है, और जो अन्य जानवर होते हैं या अन्य पशु होते हैं उसकी 130 या 33% बढ़ने पर फट जाती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसके बारे में आप बाद में हम बात करते हैं। ऊंट की नस्लें, एक होता है ऊंट की गर्भावधि, ऊंट की गर्भावधि कितनी होती है, 390 से 410 दिन। ध्यान रखना, कितनी होती है, 390 से 410 दिन होती है। अब बात करते हैं ऊंट की नस्लों के बारे में सविस्तार। सबसे पहले आप नस्ल, अपने राजस्थान में 3 नस्लें पाई जाती है। एक तो पाई जाती है बीकानेरी, दूसरी पाई जाती है जैसलमेरी, और तीसरी पाई जाती है मेवाड़ी। तीसरी पाई जाती है मेवाड़ी। तो शहरों को तब हम पढ़ते हैं आप बीकानेरी नस्ल। बीकानेरी नस्ल। सबसे पहले बात करते हैं इसका उत्पत्ति स्थल। तो इसका उत्पत्ति स्थल नाम से ही प्रतीत हो रहा है, तो इसका उत्पत्ति स्थल है बीकानेर जिला या बीकानेर के आसपास का क्षेत्र। बीकानेर जिला। अब बात करते हैं इसके रंग।
नस्ल का रंग होता है भूरा या भूरा काला, भूरा या भूरा काला या गहरा काला। तो ध्यान रखना इसका जो कलर होता है या भूरा होता है या गहरा काला होता है, तो ध्यान रखना। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो ये जो बीकानेरी नस्ल होती है वो सबसे सुंदर नस्ल होती है। क्या होती है? सबसे सुंदर नस्ल होती है। तो ध्यान रखना है जो बीकानेर नस्ल होती है वो सबसे विश्व में सबसे सुंदर नस्ल है और सबसे बड़ी नस्ल है, सबसे बड़ी नस्ल है। इसका भी ध्यान रखना है, सबसे सुंदर नस्ल है और सबसे बड़ी नस्ल है। जो इसकी जमीन से लेके सुई तक ऊंचाई होती है वो होती है 10 से 12 फीट। कितनी? 10 से 12 फीट। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में बात करते हैं जो ये ऊंट होता है उसके जो खोपड़ी होती है वो क्या होती है? गोलाकार। खोपड़ी गोलाकार होती है और खोपड़ी पर एक खड्डा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खोपड़ी पे खड्डा पाया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? हम्प। उसे बोलते हैं स्टोप। स्टोप क्या बोलते हैं? जो खड्डा पाया जाता है उसे स्टोप बोलते हैं, हम बोलते हैं कुब्बड़ को। जो इस नस्ल की विशेषता है, तो ध्यान रखना जो बीकानेरी नस्ल होती है उसके सिर के ऊपर स्टोप पाया जाता है। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी नस्ल की सिर पर स्टोप पाया जाता है? तो बीकानेरी नस्ल पर। विश्व में सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? तो बीकानेरी नस्ल। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ऊंचाई इसकी 10 से 12 फीट होगी। फिर बात करते हैं इसके जो कान, आंख, नाक, इन पे घने बाल होते हैं। फिर जो इसके जो आगे के पैर होते हैं वो क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। आगे के पैर मजबूत। आगे के पैर क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। और आगे के पैर मजबूत होने के कारण भार ढोने या बोझा ढोने या कृषि कार्यों के लिए उपयोगी होता है। तो ध्यान रखना आपको, इसका उत्पत्ति स्थल बीकानेर जिला है। यह सबसे सुंदर नस्ल है और सबसे बड़ी नस्ल है। इसकी जमीन से सुई की ऊंचाई होती है 10 से 12 फीट होती है और इसके जो आगे के पैर होते हैं वो मजबूत होते हैं। इसी कारण बोझा ढोने व कृषि कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं। और जो इसका सिर होता है या खोपड़ी होती है वो गोलाकार होती है और उस पर क्या पाया जाता है? स्टोप पाया जाता है। और जो इसकी कुब्बड़ होती है, जो ऊँटों की कुब्बड़ होती है वो उनको मिल रहे आहार की मात्रा को दर्शाती है। हो गई अपनी बीकानेरी नस्ल। अब बात करते हैं दूसरी नस्ल, जैसलमेरी नस्ल। जैसलमेरी नस्ल नाम से पता चल रहा है उत्पत्ति स्थान का है जैसलमेर जिला व इसके आसपास का क्षेत्र। जैसलमेर जिला है इसके आसपास के क्षेत्र। अब बात करते हैं इसके रंग के बारे में। तो इसका रंग होता है हल्का भूरा। क्या होता है? हल्का। इसका रंग होता है हल्का भूरा। फिर इसकी बात करें इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई होती है दोस्तों
7 से 9 फीट। कितनी होती है? 7 से 9 फीट। ये मध्यम आकार का ऊंट होता है। क्या होता है? मध्यम ये मध्यम आकार का ऊंट होता है। और इसकी जो आंखें होती है वो बड़ी बड़ी व चमकदार होती है। आंखें बड़ी व चमकदार होती है। तो ध्यान रखना, इसकी आंखें भी बड़ी होती है और चमकदार होती है। आंखें दूर दूर होती है और जो कान होते हैं वो पास पास में होते हैं इसके। फिर बात करें इसका उपयोगिता, तो जो ये ऊंट होता है ये सर्कस व तेज दौड़ के लिए प्रसिद्ध होता है। तेज दौड़ के लिए क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। तो ध्यान रखना, सर्कस के लिए व तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध ऊंट की नस्ल कौन सी है? तो जैसलमेरी नस्ल है। फिर बात करते हैं जो बीएसएफ और पुलिस या बीएसएफ का आता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बीएसएफ में जो जवान होते हैं या पुलिस में जवान होते हैं जो बॉर्डर की रक्षा करते हैं, तो वो इन्हीं ऊंटों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये रेगिस्तान में आसानी से या बड़े बड़े टीलों में आसानी से चल सकते हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि पुलिस या सेना में कौन से ऊंट कार्य में लिए जाते हैं। तो जैसलमेरी नस्ल के ऊंट काम में लिए जाते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब अपने बच्चे मेवाड़ी नस्ल। मेवाड़ी नस्ल बात करें मेवाड़ी नस्ल की, तो मेवाड़ी नस्ल का सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति स्थान। तो इसका उत्पत्ति स्थान है मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? उदयपुर है, डूंगरपुर है, डूंगरपुर उदयपुर है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है। ये सब किस में आते हैं? मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें जो ये नस्ल पाई जाती है एक उदयपुर में पाई जाती है और एक चित्तौड़ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उदयपुर और चित्तौड़ में यह नस्ल पाई जाती है। रंग की बात करें तो इसका भूरा रंग होता है और इसकी जो मुख्य विशेषता होती है वो होती है निचला होठ लटका हुआ। निचला होठ लटका हुआ। ध्यान रखना है, निचला होठ लटका हुआ कौन सी नस्ल की विशेषता है? तो मेवाड़ी नस्ल की विशेषता है। और ये जो ऊंट होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त। और ये उदयपुर के बाद में यह नस्ल गुजरात में भी पाई जाती है। यह नस्ल गुजरात में भी पाई जाती है और इसके शरीर पर गने बाल पाए जाते हैं। शरीर पर गने बाल पाए जाते हैं क्योंकि ये जो पथरीला इलाका होता है उनमें चलते झाड़ियाँ वगैरह, उसमें मधुमक्खियाँ वगैरह होती है। तो जो इसके जो घने बाल होते हैं वो मधुमक्खियों व अन्य कीटों से बचाते हैं। किससे बचाते हैं? मधुमक्खियों से बचाते हैं। तो ध्यान रखें
फिर एक विशेषता इसको होती है, जो इस नस्ल की ऊँटनी होती है वो दुधारू होती है। सबसे जो तीनों नस्लें होती है उसमें सबसे ज्यादा दूध यही नस्ल होती है, सबसे अधिक दूध जो इस नस्ल की ऊँटनी होती है वो सर्वाधिक दूध देती है, मतलब 4 से 6 लीटर तक वो दूध दे देती है। और जो ये नस्ल की ऊँटनी होती है उसके आयन विकसित होते हैं, और आयन पे जो दुग्ध शिराएं होती है वो स्पष्ट रूप से विकसित होती है, क्योंकि इस नस्ल में दूध ज्यादा होता है। जो इसके थन होते हैं उसपे जो दूध की शिराएं होती है वो आसानी से दिखाई देती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। यह हो गई अपने ऊँट की नस्लें और ऊँट प्रबंधन के बारे में चर्चा हो गई है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो नया वीडियो बनाए उनका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।